हाउडी मोदी के बाद ह्यूस्टन में जो हुआ था, उसके बाद अहमदाबाद में जो ट्रंप के साथ मोदी जी ने शो किया था कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं, सीनियर लीडर जो थे उनके, वो बहुत नाराज हो गए थे कि प्राइम मिनिस्टर वाज टोटली बैकिंग ट्रंप कमिंग बैक टू पावर। एंड उन लोगों ने ये वादा किया था कि हम मोदी को सबक सिखाएंगे। तो डेमोक्रेटिक पार्टी की जो रूलिंग हुई है 4 साल, पिछले 4 सालों में, वो आप सब जानते हैं किस तरह से भारत के प्रति अड़चन लगाते रहे हैं वो। तो उन्होंने मुद्दा ढूंढा, उनका साझेदार है जॉर्ज सोरोस, जिसने ओपनली बयान दिया हुआ है कि उसने तो, आपको याद होगा कि उसने $1 बिलियन अपनी प्राइवेट फंड से इस बात के लिए उसने डोनेट किया था, सेट असाइड किया था कि मोदी को डिस्टेबलाइज करना है। और चूंकि मोदी इनकरप्टिबल हैं, वो डिस्टेबलाइज नहीं हो रहे हैं, लोगों में, भारतीय लोगों में उनके प्रति आस्था है, इसलिए उन्होंने अदानी को चुना। देखते नहीं कि अगर कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। तो अदानी वही हाल है, अदानी का जो सिलसिला है वो वही है। देखिए, अमेरिका में लॉबिंग होती है, फार्मास्यूटिकल लॉबिंग, डिफेंस इंडस्ट्री लॉबी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री लॉबी, वैराइटीज ऑफ लॉबीज हैं यहाँ पे, उनका भी वही काम होता है। तो देयर इज ऑलवेज अ बिजनेस में डीलिंग्स होती हैं, तो उसमें आप उसको लेकर के अगर आप मुद्दा बनाना चाहेंगे, तो अमेरिका इस बार अदानी के पीछे लगा हुआ था हिंडनबर्ग रिपोर्ट के साथ साथ। पहला अटेम्प्ट नुकसान कर गया, कुछ लोगों ने पैसे बनाए शॉर्ट सेलिंग करके, और उन्होंने पैसे कमाने के बाद अब नया सिलसिला चालू किया। जबकि मोदी वापसी तीसरी बार आ गए सत्ते में, वो हिला नहीं, टूल किट ऑपरेशन काम नहीं आया, तो अब उन्होंने ये सोचा है कि उनकी अवस्था बांग्लादेश की तरह की जाए, स्ट्रीट वायलेंस करवा के अदानी को लेकर के। आप देख रहे हो कि राहुल गांधी किस तरह से बोलता है उनके बारे में, इस सारे सिलसिले के बारे में। राहुल गांधी बोलता है कि उसको जेल में जाना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए। राहुल गांधी खुद भूल जाता है कि वो खुद ही बेल पे है, और बेल पे ऐसा है कि वो केस कभी भी साबित हो सकता है। भारत सरकार क्यों नहीं उठा रही है, मुझे उसका ज्ञान नहीं है, न ही मैं उसको कुछ उस पर स्पेकुलेट कर सकता हूं। लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि ये टूल किट ऑपरेशन का एक नया खेल है, लेकिन वो फेल हो गया। ज्यूरिसडिक्शनल अथॉरिटी यूनाइटेड स्टेट्स को नहीं है कि वो इंडिया में जाके, जैसे इंडिया को ज्यूरिसडिक्शनल अथॉरिटी नहीं है कि हम पे या आदित्य जी पे या शरद जी पे यहां पे कुछ करे। वो ज्यूरिसडिक्शनल मामला जो है वो फेल हो गया है। मैंने तो एक तरह से सोचा ये भी था कि शायद ये बाइडेन का गिफ्ट है मोदी को। इस ये जो किस्त है अदानी की, जिसमें लिखा हुआ है कि 4 स्टेट गवर्नमेंट्स को $250 बिलियन की ब्राइबरी स्कीम जो बनाई थी अदानी ने, वो चारों के चारों स्टेट गवर्नमेंट तो नॉन बीजेपी है भाई, नॉन बीजेपी है और इंडिया अलाइज हैं। तो अब तो मोदी को चाहिए कि इस पे कार्य करें, उन सबों को अंदर डाल दें। या तो आप रिपोर्ट प्रूव करो या उसको डिनाई करो। करेक्ट? मैं तो इफ इन माय लिमिटेड कैपेसिटी, दैट्स व्हाट आई एम एबल टू थिंक अबाउट इट, कि अगर उन्होंने ये कहा है कि 4 स्टेट गवर्नमेंट को $250 बिलियन दिए हैं या ना दिए हैं, लिया है कि नहीं लिया है, नोबडी नोस। तो अब तो उन 4 स्टेट गवर्नमेंट की जो पार्टीज हैं, उनको बोलना पड़ेगा ना। तो ये केस जो है बर्स्ट हो गया पूरा। दिस इज अ बर्स्ट केस। यहां तक कि फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया के, फॉरेन सेक्रेटरी और इंडिया के बड़े सीनियर डिप्लोमेट कंवल सिब्बल साहब ने इस पे बहुत चर्चा की है कि यूएस हैज लॉस्ट इट्स सेंस by forgetting the jurisdictional authority. Yes, if there is a case, there is a concrete proof, then let's talk about it. वो खुद ही अपने रिपोर्ट में कह रहे हैं कि ये एलिगेशन है। एक बात और मैं कहूंगा यहाँ पे, for US prosecution to get a grand jury indictment is the easiest thing in the world, क्योंकि grand jury is made up of ordinary people.
They are all appointed, brought in by prosecutor. There is no defense there. There is no judge there. So they are able to persuade those guys to get an indictment. It's no big deal. It's nothing. That's why it is allegation, not proven. So I am 100% sure कि ये जॉर्ज सोरोस का आखिरी दाव है भारत के प्रति. मोदी के खिलाफ अदानी को यूज कर रहे हैं एज अ टूल किट, और टूल किट ऑपरेटर्स इसमें लगे हुए हैं. आई डोंट थिंक that it has any implication for that part. I have also heard about it. I have also heard about it from a very senior source that there are many Pakistani sympathizers in the US State Department, and they are instigating this entire move to somewhere along the line implicate Adani and Modi in the whole rat race. And अब मोदी महाराष्ट्र जीत गए हैं. अब जो है बहुत कुछ भारत में होने वाला है. आपको याद होगा मोदी जी ने कहा था कि अब की बार 400 पार मैं तीसरी सदी में बहुत काम करने वाला हूं. तो कम मेजोरिटी के कारण उनकी थोड़ी सी स्थिति कमजोर भी हो गई थी, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा के जीत के बाद आवाज में बुलंदी आई है और एक दृढ़ 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 होकर के अब वो इस बात पे आगे चलेंगे. माय ओपनिंग स्टेटमेंट. सॉरी फॉर मेकिंग इट अ मिनट लॉन्गर. थैंक यू. मैं बोलूं? हाँ, तो वेल चूंकि हम लोग तीन ही लोग हैं, आई थिंक देर से ज्वाइन किया है, तो मैं भी थोड़ा लंबा ही बोलूंगा बिकॉज मुझे थोड़ा जाना भी है. तो अपने व्यूज रखना चाहूंगा विद ड्यू इजाजत फ्रॉम बड़े भाई. अडानी केस क्या है, पहले तो श्रोतागण ये समझें, थोड़ा सा मैं रेफर करता हूँ. तो यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SEC एक न्यूयॉर्क में एक कोर्ट है जो करप्शन, बिजनेस रिलेटेड करप्शन पे वो अपनी व्यूज रखती है. वहां पे एक जज महिला है, लीसा H. मिलर, और हमारे FBI के एक भाई जी हैं जो मिड लेवल से जूनियर लेवल ऑफिसर हैं, मिस्टर जेम्स. इन लोगों ने मिलके एक एलिगेशन लगाया, एक इल्जाम लगाया अडानी पे कि अडानी बिजनेस ग्रुप जो भारत से ऑपरेट करता है, उसने सोलर प्रोजेक्ट को लेने के लिए नॉन बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश मेनली, को पैसे दिए हैं. और वो पैसा काफी बड़ा नंबर है, $250 मिलियन, जो कि भारतीय रुपए में लगभग 2200 करोड़ होता है, टू गेट द डील. ये उनका एलिगेशन है, राइट. उनका फाइनल वर्डिक्ट नहीं, एलिगेशन है. और उन्होंने एलिगेशन लगा दिया और हमारे ऑपोजिशन के लोग, मीडिया जो मोदी जी से नाखुश हैं, कूदने लगे कि भाई अब तो ये पकड़ा गए. बट पूरा प्रोसेस श्रोतागण ये है कि जब भी SEC कुछ ऐसा एलिगेशन लगाता है, विच इज दे आर टोटली राइट एंड दे आर टोटली ओके, अपने जो उनका जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से वो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अडानी जी ने पैसा US मार्केट से भी लिया है, इसलिए US हैज टू प्ले अ रोल हियर, राइट. अब श्रोतागण ये सोच सकते हैं कि भाई भारत का बिजनेस ग्रुप भारत के किसी नेता को पैसा दिया भारत में प्रोजेक्ट सिक्योर करने के लिए, तो अमेरिका कहाँ से आता है? तो अमेरिका वहां इसलिए आता है कि ये जो पैसा है ये मार्केट से उठाया गया, ग्लोबल मार्केट से, एंड दैट्स अमेरिका हैज अ रोल टू प्ले, सो नथिंग रॉन्ग इन दैट. नाउ जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जब 2 साल के लिए प्रधानमंत्री थे 1964 से 1966 तक, बिफोर ही डाइड मिस्टीरियसली, तो 1965 में हेग कन्वेंशन हुआ. हेग कन्वेंशन जो था वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी साइन किया उन्होंने और अमेरिका ने. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने साइन किया. ये हेग कन्वेंशन में एक प्रोटोकॉल सेट किया गया कि इस तरह का सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे, जैसे जहां पे ज्यूरिडिक्शन आपका नहीं है, राइट. तो उस तरह के समन्स को, नोटिस देने को लीगल डॉकिये के फॉर्म में डिसाइड किया कि ये लीगल डॉकिये होगा ऐसा समन, और ये समन थ्रू US और या अमेरिकन एम्बेसी के थ्रू राउट होगा रिस्पेक्टिव कंट्री के लोगों को, ठीक है. और ये समन के 21 दिन तक अगर रिस्पॉन्ड नहीं आया तो फिर US हैज अ राइट, और या इंडिया हैज अ राइट
टू गो अहेड विद द डिक्लेरेशन कि भैया ये कल्पिट है या व्हाटएवर, और पनिशमेंट लगा सकती है। ये बहुत आम बात है, अमेरिका में होते रहता है। भारत में भी अगर आप देखेंगे तो मेटा पे मोदी गवर्नमेंट ने कुछ मिलियन डॉलर का फाइन लगाया है, बीबीसी पे लगाया है, ऐसे बहुत से बिजनेस ग्रुपों पे लगाया है। लेकिन यहाँ के कोई कांग्रेसमैन ऐसे कूदते नहीं है जैसे भारत के इमेच्योर पॉलिटिशियन कूद जाते हैं अपने ही देश के बिजनेस हाउसेस के को लेकर। तो ये हो गया वन एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी। द अदर इज कि अब अडानी जी को चाहिए कि उनके चलते अगर भारत की और मोदी जी की प्रतिष्ठा दांव पे हर बार लग जाती है, तो उनको थोड़ा पैसा खर्चा करना पड़ेगा पीआर में, लॉबिंग में। अमेरिका का बेस्ट लॉयर को हायर करें और अपना केस कोर्ट में रखें। अभी ये उनको सिर्फ सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है कि अपना केस रखें। बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि उनको 50 मिलियन का फाइन लगेगा एंड ही विल गो स्कॉट फ्री। बट इस बार शायद जब तक ट्रम्प नहीं आते हैं, ये जो एफबीआई है और ये जो ग्रुप है, ये बेसिकली देखिए सोलर एनर्जी में इंडिया इज गोइंग टू प्ले अ वेरी बिग रोल। और ये बिजनेस हाउस को अगर टारगेट किया जाए तो बेनिफिट किसको होगा? चाइना को होगा। और चाइना का जो इन्फ्लुएंसिंग ग्रुप कांग्रेस में है अमेरिका में, वो पूरा अंदर तक बैठा हुआ है। तो जब तक नहीं डेमोक्रेट पार्टी जाती है, तब तक ये लोग इस तरह का करेंगे। तो दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी। दूसरा एस्पेक्ट मुझे एज अ एनालिस्ट ये कहना है कि अडानी को अगर शॉर्ट, उनके स्टॉक को बार बार शॉर्ट किया जाता है, फिर वो नीचे जाती है, फिर वो ऊपर जाती है, इंडियन स्टॉक मार्केट को अगर अफेक्ट किया जा रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट खाली सिर्फ ऑपोजिशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोस नहीं सकती है। उसको अपने पब्लिक के पास जाना पड़ेगा, देश के पास, और बोलना पड़ेगा कि राइट है क्या रॉन्ग है। क्या एक ऑपोजिशन लीडर बार बार अपने ही देश के बिजनेस हाउस को, जहाँ पे हजारों लाखों मिडिल क्लास का पैसा लगा हो, बार बार उसको शॉर्ट करते हैं स्टेटमेंट देकर? तो इट इज टाइम व्हेन पीपल ऑफ इंडिया हैज टू मेक अ डिसीजन एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू एक्ट, जो नहीं दिख रहा है। तो दैट इज फ्रॉम एनालिस्ट पर्सपेक्टिव, इवन आई एम एंग्स्ट कि कुछ दिखता नहीं है। तो सिर्फ वो पाइथन स्ट्रेटजी है कि भाई प्रे को स्लोली स्लोली मारे। तो भाई वो हमारी सबकी उम्र 70+ नहीं है कि हम लोग इतना पेशेंटली वो क्लासिकल म्यूजिक सुने। पी 2020 का एरा है, लॉट ऑफ पीपल गेट एक्साइटेड। कुछ तो दिखते हुए होना चाहिए। सो ये मेरा एक कहना है। लास्टली ये कहना है कि अब ट्रम्प आएंगे तो डेफिनेटली चाइना एंगल को थोड़ा सा कटेल होगा। एफबीआई का पूरा ओवरहॉल करने को बैठी हुई है। तो जो एफबीआई के ऑफिसर ये सब डिसीजन ले रहे हैं, 2 महीने के बाद उनकी नौकरी नहीं रहेगी। फॉलोअप कैसा होगा? अगर डीओजी डिपार्टमेंट पूरा वो डिपार्टमेंट को ही हटा दी तो उनका क्या वैलिड रहेगा? उनके उनके फाइंडिंग्स को, सो मेनी थिंग्स अभी सामने है। और लास्टली मैं ये बोलता हूं कि इफ मोदी जी का भी कॉन्ग्रेचुलेशन, काफी बड़ी विन हुई महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र इज अ स्टेट, झारखंड हारे और महाराष्ट्र जीते, तो इसको 1-1 नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र इतनी पावरफुल स्टेट है कि वो पूरे पाकिस्तान के इकोनॉमी से बड़ी इकोनॉमी है। और हमारा भारतीयों का वो फाइनेंशियल कैपिटल है। तो महाराष्ट्र विन करना इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। और उसको जीतने के बाद the government of India, and again it is a advisory from me, कि आप एक ऐसा अवार्ड बनाइए, जैसे भारत रत्न होता है, उसे भारत वेल्थ क्रिएटर एक अवार्ड बनाइए, और अपने सारे बिजनेस हाउसेस को, स्टार्टिंग विद अडानी नंबर 1, रतन टाटा, अजीम प्रेम जी, इवन दो वी डोंट लाइक मेनी ऑफ देम, पूना वाला, 15-20 बिजनेस हाउसेस को, महिंद्रा को आप ये अवार्ड दीजिए। और उस अवार्ड के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड डिक्लेयर कि भाई ये हमारे देश के नवरत्न हैं। इन पे किसी भी देश, अगर कोई भी देश एक्ट करेगा, तो वो नेशन का एनिमी होगा। और उस एनिमी नेशन के प्रति जो भी सैंक्शन प्रोटोकॉल है, उसका एयर ट्रैवल है, इंडिया के फ्रेंडली कंट्री में उनका आना है, जो भी भारत कर सकता है अपनी कैपेसिटी G20 के और ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में, दे कैन डू दैट, बिकॉज इट इज टाइम व्हेन आपके बिजनेस हाउसेस पर अटैक होगा। ये नेक्स्ट 5 साल भारत का बहुत ही उथल पुथल होने वाला है। और सारी मेरी मेरी पुस्तक और शास्त्र दोनों बोल रही है कि 2026, 5, 6, 7 ये गवर्नमेंट प्रॉब्ली री इलेक्शन के लिए जा सकती है, या गवर्नमेंट में चेंजेस हो सकते हैं, जो कि बहुत
बहुत ही अचानक और बहुत ही मैसिव वे में होगा। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, विल सी, बट दिस विल बी माय ओपनिंग स्टेटमेंट। थैंक यू। आपकी आवाज म्यूट है। देश तो कपूर जी, आप अध्यक्ष रूप हाँ में बात करने वाले, तो हम सभी स्क्रीन पे रहेंगे। हाँ ठीक है। तो आई थिंक ये टॉपिक बड़ा अच्छा है। कल रात को मैं वो काफी इसके बारे में रिसर्च कर रहा था जो आज संक्रांत जी न्यूज़ ट्रेन में के ऊपर बैठे हैं और आप अदृश्य रूप में हैं, बड़ा अजीब सा है। So I'm really sorry about that, but क्योंकि ये टॉपिक इतना अच्छा है और मैं पंचायत को वैसे भी कभी मिस नहीं करना चाहता, तो इसलिए सोचा चलो ड्राइव कर रहा हूँ तो भी मैं अटेंड कर लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेरी वेरी नाइस, नहीं, आपका वेरी नाइस। आपका धन्यवाद मेरे को बुलाने का बार बार। आपका तो इसके बारे में 3-4 वो पॉइंट्स सामने आए थे मेरे। पहली बात ये है कि ये जो था जो ये पूरा केस है ये दो तरफा है, मतलब डीओजे का है और एसईसी का है। डीओजे का क्रिमिनल साइड है और एसईसी का सिविल साइड है। 5 काउंट्स पे उनको चार्ज किया गया है, विच इंक्लूड यू नो like obstruction of justice and wire fraud and securities fraud and misleading statements and all those things. So as far as the case is concerned, based on the law, अगर हम उसको देखें तो वो पुख्ता है। तो उसमें कोई वो नहीं है कि ये केस जो है वो लॉ के पार जा रहा है। लॉ जैसा भी हो वो केस लॉ के अनुसार है। अब वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि डज अंडर द लॉ does the FBI or DOJ have the right to do extraterritorial charges, और वो jurisdiction जो है वो can it go beyond? The answer is yes. फिर एक और था, वो क्वेश्चन उठा था कि क्या बिना इंडिया में चार्ज हुए लाइक केस को चले और वहां पर चार्जेस को प्रूफ किए हुए कोई एविडेंस लाइक वहां से लिए हुए क्या वो डीओजे चार्ज कर सकता है? मतलब डू दे नीड टू गो एंड गेट द indictment from the Indian courts? The answer is no. They can actually do it unilaterally. That's what the FCPS says. Now, what they do in normal circumstances is कि वो काम करते हैं लोकल गवर्नमेंट के साथ और फिर उसके बाद वो इंफॉर्मेशन लेते हैं। और ये और वो तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि ये जो केस है ये ब्रियॉन पीस जो है जो यूएस अटॉर्नी है वो तो लाए हैं, और कई ये भी कह रहे हैं कि ब्रियॉन पीस की जो वाइफ है शी वर्क्स इन अ सोरस ऑर्गेनाइजेशन, सोरस के साथ लिंक है। पर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि यूएस अटॉर्नी जो है जो फेडरल कोर्ट में है वो ही रिपोर्ट्स टू मेरिक गार्लैंड. Merrick Garland is the Attorney General who reports to the President of the United States, Biden. So ये एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि बिना मेरिक गार्लैंड के कहे, बिना मेरिक गार्लैंड के बैक किए सपोर्ट, वो नॉट जस्ट सपोर्ट एक्चुअली स्टार्ट किए, ये केस आ नहीं सकता था। तो ऑन हिज ओन ब्रियॉन पीस like maybe important, but he is not critical. What is really critical is that like it was Merrick Garland, the Attorney General of the United States, who would have actually started this whole thing, and like based on his interaction with Biden or the Biden administration, जो भी वो है, क्योंकि Biden खुद तो decision खास ले नहीं सकते, तो ये एक important बात है। और चौथी बात ये है कि इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आई है डीओजे के केस में कि उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने 3-4 एविडेंस दिए हैं। एक तो ये कहा है कि जो मैसेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग जो हो रही थी बिटवीन सागर अडानी एंड द अदर पीपल, दैट शोड के ही वाज ओपनली सेइंग कि ही इज फिक्सिंग द गवर्नमेंट bureaucracy and all that for his own benefit. The other thing was he had actually taken a photograph of the pages where the details of the bribes were given,
and then the spreadsheets and PowerPoints were made like regarding this, all these details. So what does that tell you? That tells you okay, they had access to the electronic messaging, the phones, and their computers. So, does FBI have the jurisdiction to do that? The answer is no. They do have the legal attaches in the US embassies. उसका नाम उन्होंने खास रखा हुआ लीगैट्स. ये जो लीगैट्स जो होते हैं ये वो बहुत सारे अमेरिकन एम्बेसीज में होते हैं. They work with the local authorities to get the evidence. So unless and until Modi government had allowed them to actually go and hack their computers and their phones and the networks of India, they could have never gotten it. तो मोदी गवर्नमेंट तो ऐसा करेगी नहीं. तो इसका मतलब अगर इन्होंने ऐसा किया है, that is the attack on India's sovereignty. Not के इन्होंने केस किया. केस तो ये कर सकते हैं, ये ऐसे ही करते हैं क्योंकि like उनको वो राइट है थ्रू द पावर दैट दे हैव एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सुपर पावर. तो उन्होंने अज्यूम कर लिया ये राइट. तो ठीक है, जो भी है वो अगर हमारी लड़ाई वो होनी चाहिए भारत की, वो लॉ के खिलाफ होनी चाहिए. केस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ, राइट. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इंडिया की जो सॉवरेनिटी है, जो सॉवरेनिटी है, वो इम्पैक्ट हुई है, वो अटैक हुई है बिकॉज ऑफ द इन्फिल्ट्रेशन of the FBI into like India's networks and जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनके फोन्स और उनके कंप्यूटर्स पे. अगर वो इनका किया है तो ये सोचने वाली बात है उन्होंने और किस किस का किया होगा और कितने सारे और लोग हैं और कितने सारे हमारे जो नेटवर्क्स हैं भारत के वो कॉम्प्रोमाइज हो चुके होंगे. दैट इज द कॉज फॉर रियल कंसर्न. अब जो पांचवी चीज वो ये है कि हम अक्सर बात करते हैं like Adani being Adani group doing this and that. The thing is कि every country has these corporations which they call as national champion corporations. National champion corporation वो होती हैं जो गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करती हैं and they are very very like important for the company country. So जैसे like for example साउथ कोरिया की हुंडई है, चाइना की हुआई है, उसकी जापान की आप कह सकते हो होंडा है या सोनी है. तो वो दीज आर वेरी वेरी लाइक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन. जैसे यहाँ IBM है, कोक है, गूगल है. आप उनको अटैक करो फिर देखो आपके साथ क्या होता है. तो फॉर दैट रीजन like if you attack any of those organizations, then the entire might of the state actually comes and attacks you. Like that's how it works. So ऐसा ही इस केस में होना चाहिए. और एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो छठी इम्पोर्टेंट बात है जो शैलेश जी ने बताई कि बार बार जैसे अटैक हो रहा है उससे इंडियन जो इन्वेस्टर्स हैं उन पे अब $26 बिलियन का नुकसान हो गया, राइट. जो इन्वेस्टर्स हैं, $26 बिलियन का जो नुकसान हुआ है वो हुआ किसका? वो इंडियन सिटीजन्स का हुआ है. तो दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ बिकॉज फॉर दैट रीजन वो इंडियन गवर्नमेंट शुड एक्ट एंड शुड मेक श्योर दैट सच फ्रॉडलेंट स्टफ जैसे वो हिंडनबर्ग का था, वो तो पूरा फ्रॉडलेंट था, उसके ऊपर एक्ट होना चाहिए थ्रू द स्टेट इटसेल्फ, राइट. और लास्टली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अदानी ग्रुप ये फजूल में हवा में काम नहीं कर रहा. वो एक्चुअली ऑन द ग्राउंड इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है. चाहे पोर्ट्स हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, चाहे रोड्स हो, चाहे माइंस हो, फैक्ट्रीज हो, वो सब चीजें. ये हिंडनबर्ग का जो अटैक था और ये वाला जो वो अटैक है या वो केस है, they all hit at the root of this whole thing, which is the funding. अभी इन्होंने $600 मिलियन की जो फंडिंग इन्होंने करनी थी उसको रोक दिया. उससे पहले जब हिंडनबर्ग हुआ तब इन्होंने रोक दिया. तो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू ड्राई अप द फंड्स फॉर the Adani group, so they cannot do the work that Modi group wants to be done. So इन ये सब चीजें वो समझनी इम्पोर्टेंट है.
हो क्या रहा है कि अगर हमें एनालाइज करना, हमें ये देखना है कि यूएस का जो जुरिस्डिक्शन जो कोर्ट है, जो जुरिस्डिक्शन है और जो जुडिशियल सिस्टम है, दैट इज इटसेल्फ वेरी करप्ट. वो मेरिक गारलैंड तो ही इज नोन एज अ करप्ट गाय. He did so many things during the Hunter Biden thing and then the Trump and all that. How he has weaponized everything. वो everybody knows, and that is why like it is important. Because ये lawfare जो है ना, वो दो तरह के होता है. एक होता है internal, कि आप किसी ग्रुप को, किसी एक बंदे को आप वो पर्सोना नॉन ग्रेटा वो करने की कोशिश करो. दूसरा होता है कि मिलिट्री की जगह के बजाय आप लॉ को यूज करके दूसरी कंट्री को आप अटैक कर सकते हो. लॉफेयर ये दोनों तरीके से यूज होता है. तो लॉफेयर उसने यहाँ भी यूज किए और वहां भी यूज किया था ट्रम्प के केस में इंटरनली. तो ये एक तरह का एक पैटर्न है ऑफ दिस अटॉर्नी जनरल दैट यू नो वी हैव हियर. So that is very important to understand कि हम समझें कि ये जो करप्शन है कितनी डीप है. और विभूति जी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि वो ग्रैंड ज्यूरीज जो हैं, दे आर जस्ट a setup, a big setup. In fact, Mike Pence ने बड़ा अच्छा बोला था. He says that you can use a grand jury to even indict a ham sandwich. I mean, like you can just indict anything and anyone that you want. Like basically जो prosecutors होते हैं वो लेकर आते हैं अपने jury को. Defense, side does not have any, right to even or recourse to even share their views. जो सारा prosecutors ही और manage करते हैं, and they can tilt the whole jury the way they want, and they can get any indictment that they want. तो ये एक तरह का setup है. That is why they are using it. So it is pretty serious from the legal standpoint, but it is also important to understand कि ये corrupt system है जिसको उसी तरह से deal करना चाहिए.